Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, this is part 2 of the knee joint complex biomechanics. तो फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी टिबियोफेमोरल जॉइंट के बारे में पढ़ लिया है एंड ये पार्ट है आपका पटेलोफेमोरल जॉइंट की बायोमैकेनिक्स के बारे में. तो मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में भी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सिंथिया नॉर्किन से ही गैदर करी है एंड अगर आप चाहो तो उस बुक को भी रेफर कर सकते हो. एंड आई होप जैसा कि आपको पिछली वीडियो से सारा समझ आ गया होगा कंसेप्ट, इस वीडियो में भी आपको उसी तरीके से सारा कंसेप्ट समझ आ जाए. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, प्लीज टेक अ मोमेंट एंड like, share, subscribe to my channel. And now before moving forward, please take a moment and subscribe to my channel. So अब हम पढ़ते हैं about the patellofemoral joint जो कि knee complex का एक another joint है. हमने पढ़ा था knee complex में हमारे दो joints होते हैं. First is the tibiofemoral, ठीक है, वो हम already पढ़ चुके हैं अभी, है ना. tibiofemoral हमने पढ़ लिया. अब हम बात करेंगे about the patellofemoral joint. सो पटेलोफेमोरल जॉइंट, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस किस के बीच में बनता है, बिटवीन दी पटेला एंड ये जो पीछे फीमर है इसके बीच में ये जॉइंट बनता है. अब इसके आर्टिकुलर सरफेस की बात करें तो पटेला हमें पता है इट इज़ द लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन जो कि क्वाड्रिसेप्स के टेंडन के अंदर प्रेजेंट होती है और ये मैकेनिकल पुली का काम करती है, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज गेन कराती है हमें, ठीक है. सो अगर इसकी शेप की बात करें तो एक इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसी इसकी शेप होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है. एंड इसका जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड होता है एंड इसका ये बेस है जो कि सुपीरियरली प्लेस्ड है. अब इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस होती है पटेला की, इट इज कवर्ड विथ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोस्टीरियर सरफेस है पटेला की, दिस इज द एपेक्स एंड दिस इज द बेस. अब जो पोस्टीरियर सरफेस है इसकी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है बाय अ वर्टिकल रिज. तो ये बीच में एक वर्टिकल रिज है जो कि पटेला की पोस्टीरियर सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, मीडियल एंड लेटरल, ठीक है. सो द पोस्टीरियर सरफेस इन एक्सटेंडेड पोजीशन रेस्ट ऑन द फीमोरल और द पटेलर सर्कस. तो जब हमने टिबियोफेमोरल जॉइंट के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो फीमोरल कॉन्डाइल्स हैं या फिर जो डिस्टल एंड ऑफ द फीमर है वहाँ पे पटेलर सरफेस होती है. तो उसी पटेलर सरफेस पे जाके आपकी जो पटेला है वो रेस्ट करती है. एंड वही जो मैंने आपको अभी बताया कि जो पटेला की पोस्टीरियर सरफेस है जो कि जॉइंट आर्टिकुलेट करती है विद द फीमर, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मीडियल एंड लेटरल बाय अ वर्टिकल रिज. अब जो फीमोरल सर्कस है इट हैज a groove corresponding to the vertical ridge and divides the femoral sulcus into lateral and medial facets. ये जो both facets होते हैं medial and lateral ये एक ही साइज के होते हैं. सो हम इमेज से समझते हैं तो हमें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अच्छे से. तो देखो ये पटेला का बेस हो गया, ये एपेक्स हो गया, ये एक वर्टिकल रिज है जिसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मीडियल एंड लेटरल. एंड मीडियल वाले पार्ट का भी जो सबसे मीडियल पार्ट होता है, मीडियल वाली साइड का जो सबसे मीडियल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ऑड फेसेट, ठीक है. तो इसको हमें ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है. सो पटेलोफेमोरल जॉइंट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट, कि आप इनकी शेप से ही देख लो कि कितना अजीब सा ये जॉइंट है. तो इसको अटैच करने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टैटिक एंड डायनामिक स्ट्रक्चर्स फॉर इट्स स्टेबिलिटी, क्योंकि जॉइंट की जो सर्फेस है वो तो कॉन्ग्रुएंट है नहीं, तो दूसरी चीज़ों को आके इंटरफेयर करना पड़ेगा. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पटेला है वो एक एनाटॉमिकल पुली का काम करती है, वो मूवमेंट आर्म इंक्रीज करती है जिससे कि जो मूवमेंट है वो थोड़े एफर्ट में ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है. सो दिस इज द पटेलोफेमोरल जॉइंट. अब इसकी काइनेमैटिक्स की बात करें कि पटेला की मूवमेंट कैसे होती है विद नी फ्लेक्शन. तो एक्सटेंशन के टाइम पे क्या होता है कि जो इन्फीरियर पोल है पटेला का वही कांटेक्ट में होता है फीमर के, पूरी पटेला सरफेस कांटेक्ट में नहीं होती है. फिर जैसे ही आप नी फ्लेक्शन करना स्टार्ट करते हो तो पटेला थोड़ी नीचे को आने लग जाती है. 10 to 20 डिग्रीज ऑफ नी फ्लेक्शन में क्या होता है, जब आपने सिर्फ 10 से 20 डिग्री का नी फ्लेक्शन किया है तो मीडियल एंड लेटरल मार्जिन है इन्फीरियर पटेला का वो फीमर के साथ होने लग जाता है. फिर जैसे जैसे आप नी फ्लेक्शन कंटिन्यू करते हो तो जो पटेला है वो इन्फीरियर लोकेशन से थोड़ा सुपीरियर पोजीशन लेने लग जाती है. फिर 45 डिग्री नी फ्लेक्शन पे क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट एरिया है इट शिफ्ट सुपीरियरली प्लस आउटवर्ड टू कवर मीडियल एंड लेटरल फेसेट जो कि पटेला की पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. 90 डिग्रीज ऑफ नी फ्लेक्शन पे क्या होता है कि जो पटेला का जितने भी पोर्शन है उन्होंने एक ना एक बार फीमर के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ ऑड फेसेट. ऑड फेसेट ने अभी तक एक बार भी फीमर के साथ कांटेक्ट नहीं बनाया होता. 90 डिग्रीज नी फ्लेक्शन बाद में, यानी कि बियॉन्ड 90 डिग्रीज क्या होता है कि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है इट माइग्रेट्स इन्फीरियरली, जिसकी वजह से क्या हो कि जो ऑड फेसेट है इट विल मेक कॉन्टैक्ट विद द मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल. एंड फुल फ्लेक्शन के टाइम पे क्या होगा कि जो पटेला है वो लॉज हो जाएगा इन द इंटरकॉन्डाइलर ग्रूव.
सो यहाँ पे आप इन इमेजेस में देख सकते हो कि यहाँ पे पटेला की देखो किस तरीके से मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये सारी मूवमेंट्स हैं पटेला की जो अभी हम पढ़ेंगे। बट आप देख सकते हो कि ऊपर से ये ऐसे अटैच है, ये टिबियल ट्यूबरोसिटी पे अटैच है, पटेलर टेंडन, क्वाड्रिसेप्स टेंडन। तो इस तरीके से पटेला की जो मूवमेंट है वो फुल एक्सटेंशन से फुल नी फ्लेक्शन पे इस तरीके से होती है। अब पटेलर काइनेमैटिक्स की बात करें तो पटेला पे ये 4 मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? पटेलर फ्लेक्शन एक्सटेंशन, लेटरल मीडियल पटेलर टिल्ट, लेटरल मीडियल पटेलर शिफ्ट एंड लेटरल मीडियल पटेलर रोटेशन। अभी दिखने में और सुनने में तो सेम लगती हैं बट ये होती डिफरेंट चीज़ें हैं, अभी इन्हें हम समझते हैं। तो सबसे पहले पटेलर फ्लेक्शन। तो पटेलर फ्लेक्शन देखो, जैसे ये पटेला है तो ये जब नीचे की तरफ आ रही है, जब नी फ्लेक्शन के साथ ही नीचे जा रही है तो इट इज़ इन गोइंग इन फ्लेक्शन, एंड व्हेन इट इज़ एक्सटेंडिंग इट इज़ गोइंग इन एक्सटेंशन। इसको पढ़ लेते हैं। सो व्हेन द नी इज फ्लेक्स्ड पटेला इज पुल्ड डाउन, ठीक है, एंड व्हेन द नी कम्स बैक इनटू एक्सटेंशन द पटेला कम्स अप। सो इट इज़ नोन एज पटेलर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पटेलर फ्लेक्शन के टाइम पे जो पटेला है इट ग्लाइड्स इन्फीरियरली, ठीक है, एंड एपेक्स मूव्स पोस्टीरियरली। एंड पटेलर एक्सटेंशन के टाइम पे जो पटेला है इट मूव्स सुपीरियरली एंड एपेक्स मूव्स एंटीरियरली। इट ट्रैवल्स डाउन इन द इंटरकॉन्डाइलर ग्रूव एंड सजाइटल प्लेन मोशन इज पटेलर फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होती है पटेलर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की, ये होती है आपके सजाइटल प्लेन में हमें देखने को मिलती है, प्लेन और एक्सिस की बात करें तो। देन आता है आपका मीडियल एंड लेटरल पटेलर टिल्ट। मीडियल पटेलर टिल्ट क्या होता है? व्हेन द मीडियल एज ऑफ पटेला अप्रोक्सीमेट विद द मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल। अब अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस इज द फीमर, ठीक है, यहाँ पे आपकी नीचे टिबिया आ जाती है, एंड जो आपकी पटेला है वो इस तरीके से यहाँ आती है, ठीक है। अब दिस इज द मीडियल पार्ट एंड दिस इज द लेटरल पार्ट। तो जब ये जो मीडियल सरफेस है पटेला की, ये जो मीडियल सरफेस है पटेला की, जब ये टिल्ट होती है या शिफ्ट होती है टुवर्ड्स द मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल, इधर की तरफ, इसे हम कहते हैं मीडियल पटेलर टिल्ट। एंड जब पटेला की जो लेटरल सरफेस है, पटेला की जो लेटरल सरफेस है इट शिफ्ट टुवर्ड्स द लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल, इसे हम कहते हैं लेटरल पटेलर टिल्ट, यानी सॉरी यहाँ पे आपका लेटरल आएगा। सो व्हेन द लेटरल एज ऑफ पटेला अप्रोक्सीमेट विद द लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल इट इज नोन एज द लेटरल पटेलर टिल्ट, राइट, ठीक है। तो देखो जब ये पटेला इधर की तरफ टिल्ट हो गई है पूरी, एंड जब पटेला इधर की तरफ टिल्ट होगी पूरी, सो इट इज नोन एज द लेटरल एंड मीडियल पटेलर टिल्ट, एंड इसको हम एक्सरे पे मेजर भी करते हैं, एंगल मेजर करते हैं इसका। देन इज द शिफ्ट। देन शिफ्ट में क्या होगा कि पटेला इज मूविंग टुवर्ड्स द मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल, और लेटरल पटेलर शिफ्ट में क्या होगा कि जो पटेला है वो लेटरली मूव कर रही है, यानी कि ट्रैकिंग आप कर सकते हो इसकी। शिफ्ट में क्या है, पूरा इधर की तरफ मूव कर गई, ठीक है, और टिल्ट में क्या है कि बस हल्की सी टेढ़ी हुई है, ठीक है। शिफ्ट में वो पूरा ही शिफ्ट कर गई है, ठीक है। सो दिस इज यूज ड्यूरिंग पटेलर एप्रीहेंशन टेस्ट टू चेक द पटेलर स्टेबिलिटी, एंड दीज आर ग्लाइडिंग और ट्रांसलेटरी मोशन। ये हमें किस में देखने को मिलेगा? फ्रंटल प्लेन में देखने को हमें मिलेंगे ये मोशन। देन इज द मीडियल एंड द लेटरल रोटेशन। सो ये हमें किस में देखने को मिलेगा? अराउंड द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, एंड इट इज रेफर्ड टू द मूवमेंट ऑफ द एपेक्स ऑफ पटेला, यानी कि जब आपका जो पटेला का एपेक्स है ये जब लेटरली चला जाता है, टिल्ट होता है, तो इट इज नोन एज द लेटरल रोटेशन, एंड जब ये मीडियली जाता है, ये जो एपेक्स है ये मीडियली जाता है, इट इज नोन एज द मीडियल रोटेशन, ठीक है। So this is about the movements of the patella. Now patella moves according to the tibial tuberosity. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पटेला है, ये आपका पटेलर टेंडन है और ये इंसर्ट होता है ओवर द tibial tuberosity. So because of the inferior aspect of the patella, it is attached to tibia via a patellar tendon. Hence during medial rotation of tibia, patellar medial rotation will occur. ठीक है, तो ये हो गई आपकी पटेला की मूवमेंट। नाउ देयर इज़ वन थिंग विच इज़ नोन एज एस शेप मूवमेंट ऑफ पटेला। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका नी फुल एक्सटेंशन में होता है, आप बिल्कुल सीधे खड़े होते हो, नी आपका कंप्लीटली स्ट्रेट है, तो जो आपका पटेला है इट इज़ प्लेस्ड इन द फीमोरल सल्कस स्लाइटली लेटरली। जैसे ही आप नी फ्लेक्शन इनिशिएट करते हो ना, तो जो पटेला है इट इज़ पुश्ड मीडियली बाय द लार्ज लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल, यानी कि इनिशियली वो थोड़ा लेटरली प्लेस था, फिर थोड़ा वो मीडियली आने लग जाता है पटेला, एंड जब आप नी फ्लेक्शन कर रहे होते हो फिर पास 30 डिग्रीज हो जाता है, सो इट शिफ्ट्स अगेन लेटरली। तो ये एक एस शेप ट्रैकिंग आ जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एस शेप मूवमेंट ऑफ पटेला।
नेक्स्ट इज दी पटेलोफेमोरल जॉइंट स्ट्रेस। अब देखो जो आपका पटेलोफेमोरल जॉइंट होता है ना, इस पे आपका स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, यही तो जॉइंट बन रहा है। अब इस पे स्ट्रेस किन किन वजह से आता है, एक तो आपकी क्वाड्रिसेप्स टेंडन मसल की वजह से एंड दूसरा जॉइंट के एंगल की वजह से। अब जब देखो नी फ्लेक्शन में है तो कितना स्ट्रेस का डिग्री है, एंड जब नी एक्सटेंशन में है तो कितना स्ट्रेस का डिग्री है। तो ये दो फैक्टर्स यानी कि नी एंगल और क्वाड्रिसेप्स पुल, ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं पटेलोफेमोरल जॉइंट स्ट्रेस को। So during flexion extension of the knee, the patella is pulled superiorly by the quadriceps tendon with the pull resisted by the inferior patellar tendon। अब देखो पटेला क्या है ना, बीच में रहती है, ऊपर से क्वाड्रिसेप्स उसको खींचता है एंड नीचे से पटेला टेंडन है जो कि टिबियल ट्यूबरोसिटी से जुड़ा हुआ है। सो दिस प्रोड्यूसेस द पोस्टीरियर कंप्रेसिव फोर्स ऑन द पटेला ऑन द फीमर। तो देखो वही सेम इमेज है कि ऊपर से तो क्वाड्रिसेप्स कर रहा है एंड नीचे से ये टिबियल ट्यूबरोसिटी से जुड़ी हुई है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ बनेगा, इस डायरेक्शन में ही तो बनेगा, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से। तो वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है, ठीक है। फुल एक्सटेंशन पे क्या टाइम पे क्या होता है कि जो कंप्रेसिव फोर्स है वो रिड्यूस है। अब देखो यहाँ पे देखो ये एक्सटेंशन मूवमेंट हो रही है एंड ये फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है, तो तुम्हें देखने से ही पता चल रहा है कि एक्सटेंशन के टाइम पे कि ये जो रिजल्टेंट है ये कम बन रहा है, यानी कि स्ट्रेस कम है। सो एक्सटेंशन के टाइम पे स्ट्रेस जॉइंट पे कम होता है एंड फ्लेक्शन के टाइम पे जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वही सारी बात आपको बताई हुई है कि एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के टाइम पे जो स्ट्रेस है वो कैसे बढ़ता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पटेलोफेमोरल आर्टिकुलर सर्फेस एंड द जॉइंट कॉन्ग्रेंस। तो देखो पटेलोफेमोरल जॉइंट है वो हाईली अनस्टेबल जॉइंट है, इनकॉन्ग्रेंट जॉइंट है, ठीक है। सो इसकी जो इंस्टेबिलिटी होती है पटेला की, सबसे ज़्यादा कब होती है, जब आप फुल एक्सटेंशन पे होते हो, ठीक है। तो फुल एक्सटेंशन पे होते हो तब पटेलर इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज पटेला लाइज ऑन द फेमोरल सल्कस एंड हैज़ नॉट येट एंटर्ड द इंटरकॉन्टाइलर ग्रूव। इसलिए जो जॉइंट की कॉन्ग्रेंसी होती है वो बहुत मिनिमल होती है। सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, सो दिस इज द नॉर्मल पोजीशनिंग ऑफ द पटेला, ठीक है। ये हो गई पटेलर इंस्टेबिलिटी की, जो पटेला है वो अपनी पोजीशन से बार बार इधर उधर जाती है पर वापस अपनी ही पोजीशन पे आ जाती है। एंड एक होता है पटेलर डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में क्या होता है कि अपनी जगह से पटेला कहीं और चली गई, अब वो वापस नहीं आने वाली। और इंस्टेबिलिटी में क्या होता है, जाके वापस आ जाती है। तो बहुत बच्चे इंस्टेबिलिटी और डिसलोकेशन में इसलिए कन्फ्यूज होते हैं, तो इनके बीच का ये डिफ्रेंशिएशन होता है। वर्टिकल पोजीशनिंग ऑफ पटेला। अब देखो पटेला क्या होता है ना कि हमें पता है कि टिबियल ट्यूबरोसिटी से अटैच है एंड ऊपर क्वाड्रिसेप्स का टेंडन है एंड बीच में ये पटेला होती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो होती है पटेला की, इट इज अफेक्टेड बाय द वर्टिकल पोजीशनिंग ऑफ पटेला इन द फेमोरल सल्कस, ठीक है। एंड अब इसको हम कैसे नापते हैं कि देखो ये बीच में पटेला है तो ये वर्टिकली प्लेस्ड है ना बीच में, तो इसको हम नापते हैं बाय इंसाल साल्वती इंडेक्स। तो ये क्या रेशो होता है किसके बीच का, बिटवीन दी पटेलर लेंथ यानी कि पटेला की हाइट का एंड दूसरा पटेलर टेंडन की लेंथ का, इसकी लेंथ का। तो इन दोनों के बीच का जो रेशो होता है वो नॉर्मली होना चाहिए 1:1। बट जब ये रेशो गड़बड़ा जाता है तो दो कंडीशंस अराइज होती हैं, कौन कौन सी, पटेला आल्टा एंड पटेला बाजा। सो पटेला आल्टा क्या होता है, हाई राइडिंग पटेला होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पटेलर टेंडन है इसकी लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पटेला, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि ये पटेला आल्टा है यानी कि हाई राइडिंग पटेला, यानी कि पटेला ऊपर की तरफ ज़्यादा है। एंड ये है लो राइडिंग पटेला यानी कि पटेला बाजा, यानी कि इसमें जो पटेला है वो थोड़ा नीचे की तरफ ज़्यादा है। तो इसमें जो पटेलर टेंडन है उसकी लेंथ कम है और इसमें जो पटेलर टेंडन है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। सो वही चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी गई है। सो दिस इज पटेला आल्टा एंड पटेला बाजा एंड ये दोनों ही अब नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, बट इनमें ये रेशो नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है। देन हम बात करते हैं अबाउट द पटेलोफेमोरल जॉइंट स्टेबिलिटी। अब देखो जो पटेला है ना उस पर थोड़ा सा आपको लेटरल यानी कि वेलगस फोर्स ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले भी कि जो नी है, जो आपका फीमर है, वो थोड़ा फिजियोलॉजिकल वेलगस की तरफ शिफ्टेड है, यानी कि जो आपके नीज हैं वो थोड़े इस तरीके से होते हैं। तो उसकी वजह से जो आपका पटेला बोन है इस पर एक वेलगस फोर्स हमेशा लगती रहती है, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, पटेला सिट्स ऑन अ नैरो एस्पेक्ट ऑफ द सुपीरियर फेमोरल सल्कस वेयर बोनी स्टेबिलिटी एंड पटेलोफेमोरल कंप्रेशन आर रिड्यूस्ड। पटेलोफेमोरल कंप्रेशन रिड्यूस किस में होते हैं, एक्सटेंशन में। फ्लेक्शन में तो पूरा कंप्रेशन आता है, बट एक्सटेंशन में जो आपका कंप्रेसिव फोर्सेज हैं वो कम होती हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर इज अ लेटरल पुल ऑन द पटेला ड्यू टू फिजियोलॉजिकल वेलगस, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन करी है। सो पटेला स्टेबिलिटी दो पे डिपेंड करती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेबलाइजर्स एंड ट्रांसफर स्टेबलाइजर्स।
सो लॉन्गिट्यूडनल स्टेबलाइजर्स आपके कौन कौन से होते हैं? क्वाड्रिसेप्स टेंडन, पटेलर टेंडन एंड पटेलोटिबियल लिगामेंट विच आर अ पार्ट ऑफ एक्सटेंशन रेटिनाकुलम, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से प्लेस्ड हैं। तो ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड पैसिव इंक्रीज इन दी पटेलोफिमोरल जॉइंट कंप्रेशन। तो अगर कंप्रेसिव फोर्सेज जॉइंट पे बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। देन आते हैं आपके ट्रांसवर्स स्टेबलाइजर, यानी कि जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपको स्टेबिलिटी देते हैं पटेला को। तो कौन कौन से होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ द सुपरफिशियल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ गए? ड्यू टू दिस रेटिना, अब इस रेटिनाकुलम की वजह से क्या होता है कि जो वेस्टस लेटरालिस और मिडियालिस हैं, दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी पटेला एंड दे बिकेम दी एक्टिव स्टेबलाइजर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्टिव स्टेबलाइजर्स ऑफ पटेला बताओ, तो आप किसके नाम लोगे? वेस्टस लेटरालिस एंड वेस्टस मिडियालिस, एंड दीज आर अ पार्ट ऑफ quadriceps muscle. So medial and lateral patellofemoral ligament are attached to the patella, ठीक है, टू एडक्टर ट्यूबरकल एंड IT बैंड रिस्पेक्टिवली। ये हो गए इसके पैसिव स्टेबलाइजर्स। तो इसके बारे में भी हमने बात करी थी जब हमने पटेलोफेमोरल लिगामेंट के बारे में पढ़ा था, राइट। अब हम बात करते हैं अबाउट द वेट बेयरिंग फोर्सेज एंड द टिबियोफेमोरल अलाइनमेंट। सो दो मेन एक्सेस होती हैं, देखो, एक होती है एनाटॉमिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस एंड वन इज द मैकेनिकल और द वेट बेयरिंग एक्सेस। सो देख रहे हो, दिस इज द मैकेनिकल एक्सेस एंड दिस इज द एनाटॉमिकल एक्सेस, ठीक है। सो ये जा रही है आपकी एनाटॉमिकल एक्सेस विच इज इन येलो, एंड ये जो ब्लू में जा रही है दिस इज योर मैकेनिकल एक्सेस। सो मैकेनिकल एक्सेस को हम वेट बेयरिंग एक्सेस भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो दिस इज अ लाइन ड्रॉन ऑन रेडियोग्राफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ फिमोरल हेड, यानी कि यहाँ पे फिमोरल हेड है, तो यहाँ से हमने सेंटर पकड़ा एंड टू दी हेड ऑफ द टैलस एंड टैलस के हेड तक। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको रेडियोग्राफ पे दिख रही है, दिस इज व्हाट? दिस इज द मैकेनिकल लाइन और द वेट बेयरिंग लाइन। नॉर्मली अलाइंड नी में क्या होगा? इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द जॉइंट। अब देखो, ये नी जॉइंट है अगर यहाँ पे, तो इसके बिल्कुल सेंटर से ये पास हो रही है, दैट मीन्स द अलाइनमेंट ऑफ द लोअर लिम्ब इज नॉर्मल, ठीक है। देन आती है आपकी एनाटॉमिकल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। अब क्योंकि हमें पता है कि जो आपकी फीमर बोन है वो हल्की टिल्टेड है, ठीक है, सो इट इज डायरेक्टेड ऑब्लिकली, इंफीरियरली एंड मीडियली। तो इसकी जो एनाटॉमिकल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है उसकी भी यही डायरेक्शन है, वो भी इसी तरीके से जाती है, ठीक है। सो इट इज, और अगर हम टिबिया की बात करें तो टिबिया क्योंकि स्ट्रेट बोन है तो इसकी जो एनाटॉमिकल एक्सेस है वो जाती है सीधी, वर्टिकली। सो इनके बीच का जो एंगल बनता है, इनके बीच, इन दो लाइंस के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज 185 डिग्रीज अप्रॉक्स, 180 टू 185 डिग्रीज के बीच का बनना चाहिए। अगर ये एंगल ज़्यादा होता है देन इट विल लीड टू जीनू वेलगम, एंड अगर ये एंगल 185 से कम होता है तो इट विल फॉर्म जीनू वेरम। सो दिस इज जीनू वेलगम कि एंगल बढ़ गया, एंड जीनू वेलगम में बढ़ जाता है एंड वेरम में द एंगल विल डिक्रीज, ठीक है। सो दीज टू आर दी एबनॉर्मल डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल। जीनू वेलगम इंक्रीज इन एंगल, मैकेनिकल एक्सेस जो है वो शिफ्ट हो जाती है लेटरली, और ज़्यादा स्ट्रेस किस पे पड़ता है? लेटरल आर्टिकुलर कार्टिलेज पे। जीनू वेरम में देयर विल बी अ डिक्रीज इन एंगल एंड ज़्यादा स्ट्रेस किस पे पड़ेगा? मीडियल आर्टिकुलर का। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है नी जब हम पढ़ते हैं वो आता है क्यू एंगल का। सो क्यू एंगल को हम क्वाड्रिसेप्स एंगल या फिर पटेलोफिमोरल एंगल भी कहते हैं। अब ये एंगल बनता किस किस के बीच में है? तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द ASIS टू द मिड पॉइंट ऑफ द पटेला। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ली फ्रॉम द ASIS टू द मिड पॉइंट ऑफ पटेला, एंड एक और स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द टिबियल ट्यूबरोसिटी टू द मिड पॉइंट ऑफ पटेला। तो यहाँ से एक और लाइन जाती है, एंड इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं क्यू एंगल, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा क्यू एंगल। अब इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं उसको लिंक कर दूंगी, आप ज़रूर उसमें से देख लेना। यहाँ पे जस्ट कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो मैंने बता दिया है क्यू एंगल के बारे में। सो क्यू एंगल जो आपका होता है यूजुअली हम एक्सटेंशन में ही मेजर करते हैं एज कम्पेयर्ड रादर देन, तो आपका क्यू एंगल जो होता है वो हम एक्सटेंशन में ही मेजर करते हैं रादर देन फ्लेक्शन। बट फ्लेक्शन में भी मेजर करने की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, वो मैंने उसी वीडियो में डिस्कस कर रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके पढ़ लेना। यहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं गई हूँ क्यू एंगल के, यहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि इसका फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको इंक्रीज और डिक्रीज में कौन कौन सी पैथोलॉजीज आती हैं, वो सारा अच्छे से मैंने उस वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द नी जॉइंट और द पटेलोफिमोरल जॉइंट एंड टिबियोफिमोरल जॉइंट बायोमैकेनिक्स। आई होप ये वीडियो एंड सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So guys, this is all about today's video. I hope you find this video helpful and informative, and for more such content please like, share and subscribe to my channel.